बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 26 फरवरी 2026 के हवाले से आज की इंटरनेशनल प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं, मगर मेनली फोकस हमारा मशरिक़ वस्ता ही रहेगा, जहाँ पर हम ईरान को, यूएसए को, इसराइल को और उससे मुल्हिका तमाम जो भी मुल्क उसमें रखते हैं इंट्रेंस, उनकी बात कर लेंगे। यहाँ पर मार्को रूबियो से अगर हम स्टार्ट करें तो मार्को रूबियो कहता है कि ईरान ऐसे हथियार रखता है जो अमेरिका पर हमले के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। यानी कि ये उन्होंने एक चीज़ बना दी है, एक ख्याल बना दिया है कि हम इसलिए यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, अपना तमाम दूर दराज अमेरिका को छोड़कर यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ईरान ने ऐसे चीज़ें डिज़ाइन कर ली हैं कि जो हमें मारने के लिए है। ठीक है, अब मामला ये है कि पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ कि आया ये ऐसा है कि नहीं। तो जब मैं ईरान की तरफ जाता हूं, पूछता हूं कि क्या आपके पास ऐसे हथियार हैं जिनको आपने अमेरिका के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो यहां पर पता चलता है कि ईरान हैज़ केप्ट रेंज ऑफ इट्स मिसाइल बिलो 2000 किलोमीटर। फॉरेन मिनिस्टर उसने कहा कि हमारे पास जितने मिसाइल भी हैं, हमने उसके ऊपर एक हद लगा दी है कि वो 2000 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब जाहिर सी बात है कि 2000 की रेंज में अमेरिका तो नहीं आता, तो अगर अमेरिका मिसाइल की रेंज में नहीं आता तो मतलब ये हुआ कि उस पर ना तो कोई ज़िंदगी में एटमी हमला हो सकता है, ना कोई मिसाइल आ सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक हो या कोई भी हो। मतलब ये हुआ कि किसी भी दौर में इस टाइम ईरान ने ऐसा कोई प्लान किया ही नहीं है। तो मार्को रूबियो की ये बात भी गलत हो जाती है और ये बहाना भी गलत हो जाता है, लेकिन जो बात वो नहीं कह रहा मैं वो कह देता हूँ, उसको फिक्र अपनी नहीं है। 2000 की रेंज में कौन आता है? अगर आप ये देखें तो सबसे कम जो फासला है बिटवीन ईरान के जो शहर है तेहरान का तल अबीब से है, और वो फासला तकरीबन 1580 किलोमीटर है। और अगर आप आखिरी फासला देखें, जिसका आखिरी कोना है, वो तकरीबन 1800 किलोमीटर का है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ईरान से सबसे दूर का फायर करें इसराइल के अंदर, तो वो 1800 से ऊपर कोई फायर उसको ज़रूरत नहीं है। 2000 कैप का मतलब ये हुआ कि पूरे का पूरा इसराइल ही रेंज में आता है। मार्को रूबियो को अपनी फिक्र नहीं है, उसको पता है कि ये रेंज जो है ये कतई तौर पर हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो उसको एक ही हिस्सा समझता है, एक ही बात समझता है, इसीलिए वो बात कर रहा है। कहता है कि जी सबसे बड़ा मसला हमारे लिए पता क्या है, हम बात करने आए हैं न्यूक्लियर के ऊपर। यही हमारा वो डोमेन था ना, यही हमारा टास्क था कि हमने इसके ऊपर बात करनी है, लेकिन हमें बैलिस्टिक मिसाइल पे बात करनी पड़ रही है जो कि हमारा हिस्सा नहीं है हमारी बातचीत का। मगर ईरान कहता है कि इस पर तो आप बात करने आए ही नहीं हो, तो आप क्यों बात कर रहे हो? वो दोनों ठीक है, यानी कि इनको डर लग रहा है बैलिस्टिक से। बैलिस्टिक की वजह होती है अगर वॉरहेड पर लाद दिए जाएं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी आप लोग इस पर बात कर ही क्यों रहे हो कि हमें किसी भी मिसाइल पे बात नहीं करनी है। जिस काम के लिए आए हो ना, आपने कहना है कि हमने इनरिचमेंट कर दी है। अच्छा, इनरिचमेंट के ऊपर अंदर खाना वो ढील देने को तैयार है, लेकिन मैं बज़ाहिर बता दूं आपको कि वो कह रहे हैं कि जी आप इनरिचमेंट कर रहे हो, और उसके बारे में आप खबर देख सकते हो कि मार्को रूबियो कह रहा है, कहता है दे आर नॉट इनरिचिंग राइट नाउ। खतरा खत्म हो गया, बट दे आर ट्राइंग टू गेट द पॉइंट वेयर दे अल्टीमेटली कैन। ठीक है ना, उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहां वो अल्टीमेटली कर लेंगे। यानी कि इस टाइम वो 60% एनरिचमेंट कर चुके हैं, और अगर आप और 440 kg उनके पास मौजूद है। कि अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 एटम बॉम्ब बन सकते हैं। ये इसकी सूरत बनती है, लेकिन इस पर ईरान ने कहा कि हम कम कर देते हैं, हम 3.67 पे आ जाते हैं। और बोलिए, यानी कि वहां पर ही बात ख़राब हो जाती है उनकी। मसला क्या है? मसला ये है कि अब मैं आपको टोटल 1 to 1 बता रहा हूं ताकि आप समझते रहें। नंबर 1, कहते हैं यूएस जो है ना वो अपनी आइज जो है वो इनडेफिनेट ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर है। नो सनसेट, यानी कि एक ऐसी हम लामहदूद ऑप्शन में बात कर रहे हैं जिसमें हम जिंदगी भर ईरान को बाउंड करेंगे कि आप जिंदगी भर ये काम नहीं कर सकते, यानी कि जिंदगी भर आप हमारे मातहत रहेंगे, तो आप जिंदगी भर के लिए हमारे मातहत हो जाइए, पहली बात। जबकि ईरान कहता है कि मेरे पास कोई टाइम लिमिट तो तय करो कि अगर इतने साल मैंने ये नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा, कोई टाइम लिमिट कहीं तो तय करो ना। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो हमारी जो बात हो रही है ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद खबर आती है कि ईरान कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो जो ड्रिल कर रहा है अबू मूसा एंड अदर आइसलैंड नियर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोन्स, कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख पढ़ भी रहे हैं, ये कहता है कि अगर यहाँ पर जो ड्रिल्स हो रही हैं, हमें पता है कि यहाँ पे माइंस भी हैं, यहाँ पर उनके अप्रोचेस भी हैं, अगर वो 2-3 शिप यहाँ पर वो डुबो दे तो ये कई हफ्तों के लिए और इससे ज़्यादा टाइम के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये हमारी हरकत की वजह से होगा। अगर हमारी हरकत से हुआ और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हुई तो आपको मैंने बताया है कि इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
मैंने को मिसाल दी थी कि अगर आज आप लोग 10 किलो का आटा अगर आप लोग 1,000 रुपये का खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये 3,000 रुपये का हो जाएगा। अगर आप आज रोटी 20 रुपये की ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये 60 रुपये की हो जाएगी। तो सब पे फर्क पड़ने वाला है। ये हरकत अगर हो जाती है अमेरिका की वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा, तो अमेरिका जो है बेशक अमेरिका जो है कहता है कि जी मैं बहरहाल जंग तो करूँगा, और जंग के लिए अगर आप ये देखें तो कहते हैं कि जी हमारे 300 जहाज जो है ना वो अब तक आ चुके हैं। मोर देन 300 एयरक्राफ्ट कार्गो फ्लाइट्स जो हैं वो असला लेकर के वो आ चुकी है। और ये तकरीबन अगर मिड ऑफ जनवरी से लगाएं, मिड ऑफ जनवरी कह रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि तकरीबन 10-15 जहाज़ असले के रोज़ आ रहे हैं, जो कि माहिरीन कहते हैं कि ये उस असले से कई ज़्यादा है जब इसने कहीं पर भी अटैक किया है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो हमारा अफगानिस्तान हो, कोई भी हो। ये उस असले से बहुत ज़्यादा है, यानी कि खौफ का अंसर बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ उनके अपने जो माहिरीन हैं वो जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि पेंटागन सीम टू हैव डिस्कवर्ड दैट, पेंटागन की बात हो रही है, वो कहते हैं कि जी अगर आपने ये तमाम के तमाम जो असलहा जो आ रहा है भर भर के, अगर ये आपने इस्तेमाल किया ईरान के अगेंस्ट, तो दे वुड बी आउट ऑफ म्यूनिशन। आप फौरन ऐलान करने वाले हैं 3-4-5 दिनों के अंदर कि मेरे पास असला नहीं है। तो मुझे बताइए, आपको मैंने कल भी कहा था कि उस लम्हे क्या होगा जब अमेरिका बोलेगा मेरे पास तो ख़त्म हो गया असला। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ना कि आप इतना बड़ा वेपन लेकर आ रहे। देखिए ये जो अभी इस टाइम तकरीबन 50,000 फौज खड़ी है ना, कुछ तो बोलते हैं 1 लाख है, मगर मैं 1 लाख नहीं मान रहा हूँ। मैं कहता हूँ 50,000 फौज खड़ी है। अगर 50,000 फौज खड़ी है तो आप तसव्वुर लाएँ, जब आप किसी तकरीब का इनेकाद करते हैं और 500 लोगों को बुलाते हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि उनको एक टाइम अगर खाना खिलाना हो तो कितना खर्चा आता है पूरे उसके ऊपर। यहाँ पर 50,000 जो है वो सर पे बैठे हुए हैं आपके। इस टाइम वो कुछ भी नहीं कर रहे। इस टाइम वो सिर्फ आपने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए वो, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम खर्चा कोई तो उठा रहे हैं ना। जो लोग कहते हैं ना कि यार ये मजाक चल रहा है, ये कभी नहीं होगा, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। मजाक नहीं चल रहा है, लेकिन कौन शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जब हमने बात की है कौन शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, तो इसके ऊपर भी हम आ जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका की ख्वाहिश क्या है? अमेरिका कहता है कि ये जो अटैक है ना, ये जो अटैक है ये इसराइल शुरू करे, ठीक है। पहला हमला इसराइल करे, क्योंकि मेरी आवाम इस टाइम तपी बैठी है कि ईरान पर अटैक मत करें आप। मतलब हमें जितने भी मशवरे मिल रहे हैं यही मिल रहे हैं, ईरान पर अटैक क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पर हमारा फौजी मरेगा, हमारे अड्डे मरेंगे। वो कह भी रहा है कि मैं बहरीन के अंदर ही मारूंगा आपको। ये हमला बहरीन तस्वर नहीं होगा, मैं UAE में मारूंगा आपको। ये हमला UAE में तस्वर नहीं होगा, मैं कतर में मारूंगा आपको, कतर में तस्वर नहीं होगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया ईरान ने कि जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं मैं वहाँ मारूंगा, ठीक है ना। मेरे पास जितनी ताकत है, आप मुझे मारेंगे मैं आपको मारूंगा, जस्टिफाई तो है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप एक काम करें, इसराइल से कह रहा है आप हमला कर दें, एकदम से हमला कर दें आप, ठीक है, और सिंगल हमला करें। जब आप हमला करेंगे तो वो प्रोवोक होगा, वो आप पे हमला कर देगा। जब वो आप पे हमला करेगा तो आप फिर हमला कर दें। इस तरीके से एक जंग का आगाज हो जाएगा। इस जंग के दरमियान पे मैं कहूँगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है ना। 2-3 दिन मैंने एक्टिंग करनी है। जैसे ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसराइल नहीं रुकेगा तो ईरान भी नहीं रुकेगा। जैसे ही और दूसरी बात है कि अगर इसराइल पर अगर बमबारी होती है तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा अमेरिका को पड़ता नहीं है। वो जो सियासी बातें वो अलग हैं। जैसे ही 2 दिन गुजरेंगे, तीसरे दिन जब मैं देखूंगा कि भाई ठीक है वो नहीं रुक रहे, क्योंकि रुकना ही नहीं है, स्क्रिप्ट में ही नहीं रुकना, तो मैं हमला कर दूंगा ईरान के ऊपर कि ना ये अनफ हो गया है, ये बड़ा भयानक हो गया है और तमाम चीज़ें हो गई हैं। इससे बड़े फ़ायदे अमेरिका को हो जाएंगे। एक, वो कहते हैं कि जी मेरी आवाम जो है वो जस्टिफाई करेगी कि ठीक है जी आपने बहुत कहा कि रुक जाओ, नहीं रुक रहा वो, तो क्या करें, मेरे पास और हल क्या है। पहले भी B-2 बम्बार आ गए थे ना, तो अभी भी वो जस्टिफाई हो गया था, तो अभी भी जस्टिफाई हो जाएगा। और ऐसा कुछ होने वाला भी है। अगर आप देखें तो जो KLM है, बड़ी एयरलाइन है, डच एयरलाइन, उसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है और लगातार एयरलाइंस जो हैं वो अपने ऑपरेशन ख़त्म कर रही है इसराइल के लिए। यानी कि इसराइल में जंग की निशानी है। ये कहते हैं जब परिंदे उड़ जाते हैं, तो ये परिंदे तो उड़ रहे हैं, ये परिंदे ही ना आजकल के, तो ये परिंदे तो उड़ रहे हैं। इसराइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। इसराइल एक तरफ जो है वो घुस गया है शाम के अंदर, आप देख भी रहे हैं। एक बंदे को किडनैप किया है, इसके अलावा 1-2 बंदों को मारा भी है। उसके अलावा वहाँ पे भी घुसा हुआ है वो, वेस्ट बैंक के अंदर भी वो तमाम चीज़ें भी हो रही हैं। इसके अलावा जो वाक़या हुआ है मोदी के साथ, वो भी इसराइल के अंदर हुआ है। और ये हुआ है कि वो स्पीच के लिए आए थे और जाहिर सी बात है कि इतना प्रोटोकॉल दिया गया मोदी को कि जैसे कोई तरसवा आदमी नहीं होता कि यार कोई मेहमान ही आ जाए, कोई बंदा ही आ जाए, कोई इंसान का बच्चा ही आ जाए मेरे पास, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ इसराइल कौन आना चाह रहा है, इस टाइम कोई नहीं आ रहा। तो एक मोदी ने फैसला किया कि मैं आता हूँ
और वो आ गया, और जब वो आया तो वो अपनी बेगम समेत पूरे ख़ानदान लेकर के वो चला गया, और उसने वही कपड़े पहने जो मोदी को रंग पसंद है, बीवी को पहनाए, और वो वेलकम किया गया। बहरहाल वहाँ पर जो है फिर बॉयकॉट के मनाजिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब मोदी बैठा हुआ था, बहरहाल बाहर से मेहमान ही बन के आया था वो, लेकिन ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें मोदी का बॉयकॉट किया गया, और पूरी की पूरी जो उनकी पार्लियामेंट है वो खाली हुई अपोजिशन से, और वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो पार्लियामेंट खाली हुई तो जो हुकूमत के लोग हैं वो खड़े होकर क्लैपिंग करने लग गए ताकि वो चीज़ दब जाए। वो जो नारे लगा रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, वो चीज़ दब जाए। मगर बहरहाल नहीं दबा सकते आप, क्योंकि ये सीटें, कल आपको मैंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे ही नहीं, तो इन्होंने कहा हम डमी बिठा देंगे। तो अपोजिशन ने गेम खेली, वो आके बैठ गई। जैसे ही बैठ गई तो अब आप तो नहीं कर सकते ना कि सीटें भर दें, सीटें नहीं भर सके वो लोग। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि जी वो उसकी नेतन्याहू की स्पीच आने लगी है, वो खड़े होकर निकल गए बाहर, सीटें खाली। तो खाली सीटों के साथ जो है वो नेतन्याहू के साथ जो मोदी है वो बस एक बेशर्म हंसी जिसे हम कहते हैं ना, वो चलती रही बस। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब पहुंच गए इसराइल के एथोपिया, और वहाँ पर जो मनाजिर थे वो अगर आपने कवर किया है तो उस मनाजिर के अंदर ये बात देखी गई है कि एथोपिया ने उसको कवर किया। उसके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन एक तो उन्होंने वहाँ पर कह दिया कि जी हम 2 स्टेट सोल्यूशन करते हैं, हम फ़लस्तीन को अलग रियासत मानते हैं, तो वो तो हम उसकी हिमायत करते हैं। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी, ये तो बर्दाश्त कर गया प्रेसिडेंट, अगर आप किसी इसराइली को बोले ना फ़लस्तीन, तो वो कहता है कौन सा फ़लस्तीन, क्या फ़लस्तीन की बातें कर रहे हो, यानी कि वो नाराज़ हो जाता है। तो यहाँ पर उसने मुँह पे कहा प्रेसिडेंट के कि भाईजान हम फ़लस्तीन को मानते हैं और 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने जो बातें की वो ज़्यादा अच्छी थी नहीं। यहाँ पर मैं को इन्फॉर्म कर दूँ कि भारत की तरफ से हमेशा से ही गर्मजोशी नहीं रही है इसराइल के लिए। उसने हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। उसने एक सही, यानी कि आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर आपको मैं स्टेटमेंट दिखाऊं, इसराइल शुड वोकेट द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन दैट दे हैव ऑक्यूपाइड। फ़लस्तीन जो है, इसराइल जो है वो ज़मीनें खाली कर दे जो उसने कब्ज़ा की हुई हैं फ़लस्तीन से। तो ये स्टेटमेंट रही है, और इसके अलावा किसी भी प्रेसिडेंट ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी दौरा नहीं किया इसराइल का, सिवाय मोदी के। मोदी जो है वो कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात आपसे दोस्ताना तो है ही नहीं, बरादराना है। तो वो बरादराना ताल्लुकात वाले मामलात हैं जो उनके हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर हम आखिर में बात करें कि आप सवाल यही करेंगे आपकी जंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मेरा कोई ख्याल नहीं है, बिकॉज ट्रम्प को भी नहीं पता कि मैंने करना क्या है। इस टाइम जब आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रम्प को भी नहीं पता कि मैंने करना क्या है। लेकिन मैंने आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे रेशो निकलवाएंगे तो जंग के रेशो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इसराइल इसके ऊपर फैसला ले चुका है। इसराइल मेंटली तौर पर जंग के लिए 100% प्रिपेयर है, और जो अमेरिका है वो डामाडोल है। अगली वीडियो मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।